हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डॉन्स विट एंड कंसीट्स। जो जॉन डन है वो बहुत ही जाने जाते हैं अपने विट और कंसीट्स के यूज की वजह से, जो कि अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री में वो करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है। इन जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन किस किस तरह आ सकता है। तो चले हम शुरू करते हैं। Metaphysical poetry is well known for its wit and conceits. मेटाफिजिकल पोइट्री जो जॉन डन है उनकी पोइट्री में भी मेटाफिजिकल टच आता है। मेटाफिजिकल मतलब वो चीज होती है जो कि बियॉन्ड द रियलिटी होती है, जो कि हम रियलिटी में वो चीज नहीं हो रही होती। ठीक है, उसको क्या करते हैं ये मतलब उसके अंदर यूज क्या की जाती है, विट और कंसीट्स को उसमें यूज किया जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री में। अगर हम कंसीट को देखें कि ये क्या है, तो कंसीट क्या है, इज अ विटी थॉट, फार फेच्ड, अफेक्टेड एंड ओवर इंजीनियस। कंसीट की अगर मैं इजी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, तो कंसीट का मतलब ये होता है कि हम लोग जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर हम आगे कोई इमेज बनाएं कि अगर ये अभी ऐसा हो रहा है तो अगले कुछ सालों में, कुछ अरसे में ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसीट कहते हैं। ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम करंट सिचुएशन को एक फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन से क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। और वो फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन जो कि शायद कभी भी ना आए, उससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। इट कैचेस द अटेंशन ऑफ द रीडर फ्रॉम इट्स ड्रामेटिक इंटरेस्ट। और ये क्या करती है, ये रीडर की जो मतलब अटेंशन होती है उसको अपनी तरफ खींच लेती है अपने ड्रामेटिक इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ड्रामा होता है। मतलब बिल्कुल ड्रामा, एक रियलिटी होती है, एक ड्रामा होता है, तो ड्रामा भी मतलब रियलिटी नहीं होता। ठीक है। आगे है डन्स पोइट्री अबाउंड्स इन सच फार-फेच्ड कंपैरिजन्स। और जो हमारे पास डॉन्स हैं, मतलब जो जॉन डन है, इनकी पोइट्री के अंदर इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के इमेजेस बताए गए हैं उनके पोइट्री में। नेक्स्ट अगर हम देखें, द मोर heterogeneous ideas and distinct concepts are yoked together by force। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा heterogeneous ideas और जो डिस्टिंक्ट कंसेप्ट होते हैं, यानी कि अलग नजर आने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, साथ फोर्स कर साथ में मिला दिया जाता है, योक्ड टुगेदर कर दिया जाता है। ओके, योक्ड मिलाने के ही उसमें आता है। The result is that we miss the music of the words and we wonderstruck at the stable comparison। और यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है कि हम उस वर्ड्स के म्यूजिक को हम लोग मिस करते हैं, हम उनसे याद करते हैं, एंड आर वंडर स्ट्रक एट द स्टेबल कंपैरिजन। और हम बहुत ज़्यादा मतलब हैरानगी से रुक जाते हैं उस तरह के कंपैरिजन पर। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक इंटरेस्ट वाली ही बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है डन द ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट। जो डन है उनको वो क्या कह रहे हैं, वो एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट हैं। ड्रॉज हिज इमेजेस फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, ये जो इमेजेस बनाते थे, मतलब जो इतना बड़ा सारा कंपैरिजन करते थे, वो कैसे करते थे, अपनी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज से। मतलब ये हम नजूमी वगैरह को कह सकते हैं, जो कि भविष्यवाणियाँ करते हैं, उसको हम कहते हैं। एंड ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड मेडिसिन, इन सब की नॉलेज इनके पास थी, जिसकी वजह से ये सारे इतने बड़े बड़े इमेजेस को ड्रा करते थे और अपनी पोइट्री में यूज़ करते थे। इन अर्ली पोइट्री, इनकी जो शुरू की पोइट्री थी, ट्रेडिशनल इमेजरी वॉज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। जो जब इनने शुरू में पोइट्री शुरू की थी, तो जो ट्रेडिशनल इमेजरी होती थी उसको क्या किया जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। The eyes of the beloved were compared to diamond and lips to cherries and hair like golden wire etc।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेडिशनल इमेजरी में मतलब ज़्यादातर फीमेल्स वगैरह को ही, उनको ही कंपेयर किया जाता था, ठीक है। तो उसमें ये क्या करते थे, आइस को अपनी मतलब जो लेडी है उसकी आइस को कंपेयर करते थे डायमंड से, लिप्स को जो चेरीज होती हैं उनसे, और जो उनके बाल थे उसको किससे कंपेयर करते थे, गोल्डन वायर से, ओके। तो इस किस्म की उनकी शुरू की पोइट्री थी। बट दी मेटाफिजिकल पोइट्स चेंज्ड द ट्रेंड, लेकिन जो मतलब ये शुरू की पोइट्री थी, लेकिन जब मेटाफिजिकल पोइट्स आए जैसे कि जॉन डन, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा हैं, जॉन कीट्स वगैरह, तो जितने भी इस तरह के पोइट्स आए उनने ट्रेंड को चेंज कर दिया। शुरू में हमेशा पोइट्री और इमेजरी का एक ही ट्रेडिशन होता था कि वो लोग किसी फीमेल पे सारी पोइट्री को मतलब करते थे या नेचर पर, लेकिन पोइट्री को और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में किया गया। आगे यहाँ पर है डन, the great metaphysical poet compares a pair of separated lovers to the legs of the compass in his poem Valediction, forbidding murdering. तो और जॉनसन डिफाइंड मेटाफिजिकल विट एज अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस, ओके। तो यहाँ पर जॉन डन जो हमारे ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट हैं, इनने एक लवर्स के पेयर को किस तरह कंपेयर किया है कि जो एक कंपास होता है ना, कंपास, उसकी 2 लेग से उसने उनको कंपेयर किया है अगर कोई मतलब पेयर ऑफ लवर्स सेपरेट हो जाए। इन हिज पोएम वैलिडिक्शन, इनने पोएम जो है इनकी वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मर्डरिंग, उसमें इन्हें एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट है और जॉनसन डिफाइंड, और जो जॉनसन है वो क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं मेटाफिजिकल विट को कि ये क्या है, ये एक डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स है, और जिसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। मेटाफिजिकल विट क्या है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस, a combination of dissimilar images, okay. In his poem Twickenham Garden, Dom uses the image spider lover. तो इसमें वो लोग क्या इमेज यूज करते हैं, एक स्पाइडर लिवर के इमेज को, लवर के इमेज को वो लोग यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इमेज इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू अवर एक्सपेक्टेशन, और ये जो स्पाइडर लवर का इमेज है ये एक बहुत ही मतलब अलग है हमारे एक्सपेक्टेशंस से, ठीक है। इनकी कौन सी पोएम है, ट्विंकनहैम गार्डन में, ओके। इसको भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, ट्विंकनहैम गार्डन को, ओके। We consider lover as something healthy, positive and pleasurable. Sorry, love. Lover बोल दिया। वो हम जो मतलब हम लव को क्या करते हैं, हम उसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि वो बहुत हेल्दी है, पॉजिटिव चीज़ है, प्लेयरेबल है। The poet invites a lover to come equipped with fields to collect tears, और यहाँ पर उलट है उसका, मतलब हम जैसा उसको हेल्दी पॉजिटिव प्लेयरेबल वे में ले रहे हैं, इसमें वो क्या है, वो अलग है। यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, उसको आंसू मिलते हैं, ठीक है। इन द सेम पोएम, और उसी पोएम में द लवर्स टेयर्स आर वाइन ऑफ जॉयस, और यहाँ पर ही इसी पोएम में दूसरी बात वो क्या करते हैं कि एक जो लवर होता है उसके जो आंसू हैं वो क्या है, वो वाइन ऑफ जॉय है, मतलब जॉयस यानी कि मतलब जिसको हम कह लें प्लेयर ही हो गया, प्लेयर की वाइन शराब है, ओके। इन द पोएम द सन राइजिंग, द पोएम ग्लोरीफाइज द स्टेटस ऑफ हिज बिलव्ड बाय कंपेयरिंग हर टू द इंटायर यूनिवर्स। ये वाली पोएम बहुत ही अच्छी है, अगर आपने पढ़नी हो। दी सन राइजिंग क्या है, इस पोएम में वो क्या करते हैं, अपनी जो बिलवर है उसको कंपेयर करते हैं, मतलब उसके जो स्टेटस को कंपेयर करते हैं कि पूरे इंटायर यूनिवर्स से, ओके। ये बहुत ही अच्छी पोएम है। नेक्स्ट है, ही कॉल्स हिज बिलव्ड
beloved the symbol of all status, और इसमें वो अपनी जो beloved होती है उसको सिंबल क्या देते हैं, हर मतलब हर चीज का स्टेटस मतलब उसको ही बोलता है. सो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्रिंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसकी मतलब जो बिलवर्ड है, मतलब जो बिलव्ड है वो क्या है, वो प्रिंस है पूरे इंटायर यूनिवर्स का. नेक्स्ट है ऑल द ऑनर एंड वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड आर मिनिक्यू एंड स्मॉल बिफोर ऑल द वर्ल्ड्स वेल्थ. The poet compares the superiority of his love for the natural world of the sun. The comparison is intellectual and not emotional. और इसमें वो क्या करता है, वो उसको मतलब हर किस्म का ऑनर, हर किस्म की वेल्थ अपनी बिलव्ड को देता है, ठीक है, और हर चीज़ को उसके लिए पूरा वर्ल्ड की वेल्थ क्या है, वो मतलब थोड़ी है उसके लिए, मतलब सारा जहान थोड़ा है, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है उसका स्टेटस उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है. और उसमें वो अपने जो लव की सुपीरियरिटी को बयान करते हुए बोलता है कि जो यहाँ पर द पोएट कंपेयर्स द सुपीरियरिटी ऑफ हिज लव फॉर द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द सन, मतलब जो सूरज का एक मतलब नेचुरल वर्ल्ड है उससे भी बढ़कर वो अपने लव की सुपीरियरिटी को बयान करता है. द कंपैरिजन, जो वो कंपैरिजन करता है वो इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल नहीं होता. ये भी एक बात नोट करने वाली है. ओके, इमोशनल नहीं है ये सब कुछ, मतलब इस तरह की बातें हम लोग अक्सर इमोशनल होकर बोल रहे होते हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी इमोशन में आकर नहीं बोला. तो ये क्या है, ये सिर्फ कंसीट्स का एक बहुत ही बड़ा नमूना है कि ये नेचुरल वर्ल्ड को कुछ इस तरह बयान करता है, किस इतना ऊपर तक ले जाता है कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी रियलिटी में हो सकता है. तो ये क्या है, ये कंसीट है. द बेस्ट एग्जाम्पल इसकी क्या है, द सन राइजिंग, जो कि इसकी एक पोएम है. ओके, नेक्स्ट है द मेटाफिजिकल पोइट्स वर सेल्फ कॉन्शियस एंड एनालिटिक. जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, एनालिटिक होते हैं. द वोकैबुलरी दे यूज प्रोवोक द माइंड एंड नॉट द हार्ट. और जो वोकैबुलरी यूज करते हैं वो दिमागों को जगा देती है लेकिन दिलों को नहीं, वो दिलों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा तल्ख अल्फाज, सख्त अल्फाज, हार्श वर्ड्स भी यूज किए गए होते हैं. दे फेल्ड टू इवॉक द ट्रेयर ऑफ द सेंसेस. लेकिन ये पोइट्री माइंड्स को तो जगा देती है लेकिन ये हमारे सेंसेस और इमोशंस को नहीं जगाती. दे वर ऑल हाईली लर्नड पीपल, और जो भी पीपल मेटाफिजिकल पोइट्री करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है. जैसे अगर हम जॉन डन को देखें तो इनके पास भी एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेडिसिन की नॉलेज है. They were greatly impressed by the growing knowledge of science, geography, medicine, and used it to describe love scenes. Jane Bennett has very ambly summed up of characteristics of metaphysical poetry in these words. जो जेन बेनेट हैं मतलब ये डिस्क्राइब करते हैं मेटाफिजिकल की करेक्टरिस्टिक्स को इन अल्फाज में कि इन मेटाफिजिकल पोएट्री इमोशंस आर शेप्ड. जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसमें इमोशंस क्या है, उनको शेप दी जाती है. एंड एक्सप्रेशन बाय लॉजिकल रीजनिंग, और जो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से दिए जाते हैं. एंड बोथ साउंड एंड पिक्चर आर ऑब्जर्वियंट टू दिस एंड, और जो साउंड और पिक्चर होती हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्जर्वेंट होते हैं इसके एंड तक. ओके, द मेटाफिजिकल पोएट्री, नो डाउट. आज की वीडियो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मैसेज कर सकते हैं. और ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स रहते थे, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लें. सॉरी मैं ये पढ़ा नहीं रही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.